नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या सही तरीका होना चाहिए, कौन से बेहतर सोर्सेज हैं, सभी मुद्दों को योर मनी टच करता है। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, शुरुआत कैसे करनी है इसको लेकर या ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो को बना चुके हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर आपको एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए तो आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। आप ईमेल, व्हाट्सएप और साथ ही सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर के थ्रू जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव देख भी सकते हैं, साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। #आस्कआवाज योर मनी लिखकर आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं और हमारे साथ आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल्दो महाराष्ट्र में तो होली सेलिब्रेशंस कल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली एनसीआर में आज सेलिब्रेट हुई है होली, तो बहुत सारी विशेष आपको। और उसके साथ साथ हम क्वेरीज लें उससे पहले न्यू फंड ऑफर के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि एनएफओ होते क्या हैं, कितनी रेलेवेंस इनकी होती है, इन्वेस्टर अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या इन पर ध्यान भी देना चाहिए या नहीं, बताइए। दीपाली जी नमस्कार एंड आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप योर लाइफ इज एज कलरफुल एंड हर दर्शक को भी शुभकामनाएं। अब एनएफओ क्या होते हैं दीपाली जी, जैसे नाम दर्शाता है न्यू फंड ऑफर, एक नया फंड जो मार्केट में आता है और एक पीरियड के लिए वो ओपन रहता है जहां वो पैसे इकट्ठा करके पूल बनाता है और उसकी शुरुआत करता है, उसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर, जिसका एब्रीविएशन है एनएफओ। तो काफी सारे नए फंड्स शुरू होते रहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काफी सारी हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। सबके प्रोडक्ट बुके में काफी गैप्स रहती हैं। वो गैप्स को फिल करने की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कोशिश करती रहती हैं ताकि उनको भी ज्यादा मार्केट शेयर मिल सके इस म्यूचुअल फंड, बढ़ती हुई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। इस कॉन्सेप्ट को एनएफओ कहते हैं। फिर एनएफओ जब पैसे कलेक्ट कर लेता है 5, 7, 10 दिन में, उसको क्लोज करता है, फिर वापस वो ओपन होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। उस दौर को, वो 8-10 दिन के दौर को न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ओके, अच्छा फिर फिरोज जी, एनएफओ होते क्या है वो तो आपने बताया, लेकिन अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो आमतौर पे कितने रिटर्न्स एनएफओ में अब तक मिले हैं? इन्वेस्टर्स अगर एनएफओ में निवेश करना भी चाहें तो कैसे पिक करें? क्योंकि एनएफओस तो हम फंड हाउसेस की ओर से आमतौर पे आते हुए देखते हैं ही, बट चयन कैसे करें? इन्वेस्ट कैन में करना चाहिए या फिर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उन्हीं पर स्टिक करें? देखिए, एनएफओ में जल्दबाजी करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्टॉक के आईपीओ होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं, उसमें काफी डिमांड सप्लाई का प्रभाव रहता है प्राइस के मूवमेंट पे, लिस्टिंग पे गेन मिलती है वो, क्योंकि एक सीमित नंबर ऑफ शेयर्स इशू करता है एक इशूअर। बट म्यूचुअल फंड में डिमांड एंड सप्लाई का प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए न्यू फंड ऑफर में जल्दबाजी करके नए फंड में डालने की कोई जरूरत इतनी नहीं लगती है मुझे। बट रहा सवाल, अगर किसी ने चुनना ही है एनएफओ के जो अवेलेबल हैं, तो फंड हाउस की रेपुटेशन देखनी है, फंड की ऑब्जेक्टिव देखनी है कि फंड इन्वेस्ट क्या करना चाहता है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैरी करता है कि नहीं। फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि हर फंड मैनेजर कोई 1-2 और स्कीमें मैनेज करता है, कि उनको कैसे मैनेज किया था, अच्छी तरह से किया था कि नहीं, और कॉस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट की, ये सब देख के आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इस प्रभाव में ना रहें कि डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस की इंक्रीज मिलेगी जब वो वापस एनएफओ खुलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अनगिनत यूनिट्स हो सकती हैं। जब स्टॉक्स आईपीओ में आते हैं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बट म्यूचुअल फंड में अगर 10,000 करोड़ भी कलेक्ट हो जाते हैं तो 10,000 करोड़ के लिए यूनिट्स इशू कर दी जाती हैं। जैसे एसबीआई काफी बार एनएफओ करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स कलेक्ट होती हैं। अब एसबीआई ने भी 6 मार्च को एक क्लोज किया, तो उन्होंने मेरे हिसाब से 2,500-3,000-4,000 करोड़ कलेक्ट किया होगा। भले जितना भी कलेक्ट कर लें, वो एनएफओ की जब खुलती है, उसकी जो एनएवी है वो डिमांड सप्लाई से डिपेंड नहीं करती। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। बट ये 3-4 चीजें जो है, फंड हाउस की रेपुटेशन, फंड मैनेजर की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी स्कीमों की कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 चीजें देख के आप जरूर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, बट यू विल नॉट मिस टू मच इफ यू स्किप दैट। ओके, चलिए ठीक है। तो एनएफओ के बारे में तमाम व्यूज फिरोज जी ने अपने शेयर किए हैं और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड या
इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, तमाम बातें भी उन्होंने बताई आपको, तो उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। Hello, ma'am. Good evening. Hello, Feroz sir. Big fan. Thanks for taking my Good call. evening. So, ma'am, my portfolio is I have started SIP 4 years back. Mera asset emerging equities fund. I have an investment of around 12 lakhs. Kotak emerging equities. My investment is around 4 lakhs. Quant active fund again it's 4 lakhs. Quant small cap fund again it's 4 lakhs, and Motilal Oswal mid cap 30 it's 4 lakhs. Then just for a diversification purpose, last 3 years पहले मैंने Nasdaq 100 ETF में around 2 lakhs और SBI Tech Opportunities Fund में around 1 lakh invest किया था. This is my total portfolio as of today. Okay. And my current SIP is in. तो आशीष एक चीज से पूछना चाहूंगी, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो की हैं, आपने जो डिटेल्स हमें भेजी थी उसमें आपने मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का जिक्र किया था जिसमें आपका 11 लाख है। उसके अलावा एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे जहां आपने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहां एसआईपीज नहीं चल रही हैं, और कौन से फंड्स हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के अलावा। lump sum investment is in Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF जिसमें मैंने 2 लाख किया था around 1.5 2 years back, and SBI Technology Opportunities Fund that is 1 lakh. ओके और आपकी जो एसआईपीज हैं वो आपकी 4 हैं एक्टिव एसआईपीज, क्वांट एक्टिव, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, करेक्ट? राइट। ओके, तो टोटल एसआईपीज फिर आपकी कितनी चल रही है अभी? अराउंड 85-90,000 मैम। 90,000 हो गया, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास है उसके हिसाब से 90,000 बैठ रहा है। अच्छा, कोई गोल आपका? In next 10 to 12 years, I would want to achieve around anywhere between 4 to 4.5 crores. ओके, एक लास्ट चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, फिरोज जी के पास जाए। जो आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है लमसम और एसआईपीज मिलाकर कितनी है लगभग अभी? Around 29 lakhs है मैम। And my question is one more question I wanted to ask to Feroz sir, वो ये है कि मेरा एसेट इमर्जिंग इक्विटीज शैल आई कंटिन्यू, एसआईपी तो नहीं है बट जो लमसम मैंने किया है, शैल आई कंटिन्यू विद दैट 11.5 lakhs or do I split that, break down a little bit and translate, right? ओके, तो फिरोज जी मैं क्विकली सम अप कर देती हूँ जो इन्होंने डिटेल्स बताई। 4 एक्टिव एसआईपीज हैं, क्वांट एक्टिव 20,000, क्वांट स्मॉल कैप 20,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 25,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 25,000, ये 90,000 के एसआईपी इनकी मंथली बेसिस पे। लमसम इन्होंने मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में किया हुआ है 11-11.5 लाख का, नेस्डैक 100 ETF फंड मोतीलाल ओसवाल का उसमें 2 लाख, एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटीज में 1 लाख। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू लमसम प्लस एसआईपी लगभग 29 लाख के आसपास है। 12 ईयर्स में 4 to 4.5 करोड़ का टारगेट है। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको? एक अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत क्लटर्ड इन्होंने नहीं किया है जो इनके एक्टिव एसआईपीज हैं। बाकी आपके सजेशंस, फंड चॉइसेस और इनके गोल पर। Yes, Ashish, मेरे हिसाब से whatever you have currently, I think first fundamentally एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने Nasdaq का फंड खरीदा है, तो मेरे हिसाब से अब Nasdaq की जो डैमेज होनी थी हो चुकी है। I think you should stay invested. आपने जो SBI का टेक्नोलॉजी फंड लिया और Nasdaq फंड लिया, इसकी जो ग्लोबल इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्लोब इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन, और इंटरेस्ट रेट्स की जो तालमेल है वो बैठ नहीं रही है, और 40-50 साल की हाईज पे हैं हम इन्फ्लेशन पे। कंसेक्यूटिव 16-17 मंथ्स हमारी इंडिया की इन्फ्लेशन सीपीआई नंबर्स उधर से कम है। ये बहुत बड़े आश्चर्यचकित की बात है। सो आई थिंक जब तक कि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट सेटल नहीं होगा तब तक ये दो जो फंड्स आपके लमसम वाले हैं वो टर्न अराउंड इतना इजीली नहीं होंगे, बट उसका डैमेज हो चुका है, आज एग्जिट करना मुनासिब नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके जो गोल्स हैं वो काफी रीजनेबल हैं, एंड आई थिंक आप जेनरसली सेव कर रहे हैं एट द एज ऑफ 34। आपकी जो एसआईपीज हैं वो भी काफी हेल्दी हैं, ऑलरेडी 29 लाख एक्यूमुलेट कर चुके हैं, तो आपका जो 4.5 करोड़ का गोल है 10-12 इयर्स में, आई थिंक वो बनता दिखता है आराम से विद 29 लाख और 90,000। दैट्स ग्रेट। बट हमेशा अगर आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप अपने गोल्स को और थोड़ा एम्बिशियस बनाइए, ताकि आप स्टेप अप कर सकें हर साल। आपकी जब आय बढ़े तब आप उसको इंक्रीज करें। दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। थर्ड रहा सवाल, आपकी जो स्कीम्स हैं वो काफी इंडियन स्कीम्स अच्छी हैं,
मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में भी परफॉर्मेंस कम रही है, बट आई थिंक उसमें और थोड़ा पेशेंस डिस्प्ले करना है, क्योंकि आपने 11 लाख रुपए एक स्कीम में डाले हुए हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स हैं वो आइडियली अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर स्पेशली ऑन द लार्ज कैप साइड, इमर्जिंग ब्लू चिप, लार्ज और थोड़ी सी मिड कैप एक्सपोजर है, उसमें आपको इतने बड़े बड़े पैसे एक स्कीम में नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज आउट ऑफ योर 29 लाख कॉर्पस एसआईपी और लमसम, उसमें से 11 लाख एक फंड में रहना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस उनका अच्छा था, बट लास्ट 1-2 साल से थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। तो काफी और स्कीम्स आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप एक अच्छी स्कीम होगी, छोटी स्कीम है, बट आई थिंक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से उसकी जो टारगेट एनएवीज हम कंप्यूट करते हैं वो काफी हेल्दी दिख रही है। डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का फोकस 30, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, ये सब हमने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से टेस्ट किया है। जाहिर सी बात है कि फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रिलेटिव परफॉर्मेंस इसमें 2-3% निफ्टी को बीट करने की, ये 6 स्कीम को अगर आप ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में 6 के 6, क्योंकि इसमें भी 1-2 स्कीम से अच्छी नहीं निकलेंगी, बट वो किसी कोई नहीं बता सकता कि कौन सी अच्छी नहीं निकलेंगी। सो बाय देम एज अ बास्केट सो दैट यू आर हेड्ज्ड ब्यूटीफुली। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, मेरे हिसाब से आपके पास जो स्कीम्स हैं उसमें से मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को एनवेल पे रखिए, उसको एग्जिट करने की फिराक में रखिए, एग्जिट लोड्स कंप्यूट करके रखिए, कब तक आपकी एग्जिट लोड्स जाती हैं, टैक्स इंपैक्ट कंप्यूट करके रखिए, बट उसको जैसे थोड़ी टर्न अराउंड हो उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। और जो 6 स्कीम्स मैंने आपको बताई थी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। क्वांट की जो 2 स्कीम्स हैं आपकी, वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल्स में मैनेज करता है क्वांट। उनकी 1/3 रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे होती है, मोमेंटम पे होती है, और फंडामेंटल्स पे। तो तीनों चीज को वेटेज देके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ मनी मैनेजमेंट क्वांट। संदीप टंडन जो सीईओ हैं, वो काफी ट्रेजरी माइंडसेट से अपनी एसेट्स को मैनेज करते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड बेट ऑफ 2 स्कीम्स व्हिच यू हैव। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। जो चेंजेस हैं वो भी फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं, किन फंड्स में स्टिक करना है, किन फंड्स से आप निकल के नए एडिशंस कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको फिरोज जी ने बताई हैं। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, चेतन पाटिल पुणे से फोन लाइन पर हैं। चेतन जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम और सर। बेसिकली मेरा करंट एसआईपी है 15,000 और मेरा टारगेट है 15 ईयर 1.5 CR। फर्स्ट एसआईपी एसबीआई कॉन्ट्रा 2,000, एक्सिस मिड कैप 3,000, आईसीसी प्री टेक्नोलॉजी 3,000, पराग पारिक फैक्ट्री का फंड 5,000, कोटक टैक्स सेवर में मैंने लमसम 15K डाला है 50,000 और एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2,000। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है सजेस्ट सर और टारगेट। ठीक है, तो इनके पास फिलहाल 5 SIPs हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूटेक, एसबीआई स्मॉल कैप और साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000 की चल रही है। लमसम 50,000 है कोटक टैक्स सेवर में। 15 इयर्स में 1.5 CR का टारगेट। बताइए फिरोज जी, सजेशंस आपके। आई थिंक चेतन जी का जो टारगेट है वो थोड़ा एम्बिशियस है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सोचिए 15,000 रुपए आप महीने के डालेंगे तो 10 साल में आप कितने पैसे डालेंगे? ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए डालेंगे। 15 सालों में आपके पास आपने डाला होगा 27 लाख। अब 27 लाख रुपए बदल के तब्दील होके 10-15 सालों में 1.5 करोड़ पे नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए अगर आप वर्क बैकवर्ड्स करते हैं कि 1.5 करोड़ पे पहुंचने के लिए 14% की अगर मैं रिटर्न एज्यूम करूं तो आपको 25,000 रुपए की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऑलमोस्ट यू हैव टू इंक्रीज आपकी एसआईपी को 40% से बढ़ाना पड़ेगा, 15,000 से 25,000 पे ले जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 60% का इजाफा है, नॉट 40%। तो उसको आप स्ट्रेच करें, स्टेप अप करें, हर साल जैसे आपकी आय बढ़े उसको स्टेप अप करें, उसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें जाहिर सी बात है कि पास्ट परफॉर्मेंस को बहुत वेटेज दिया गया है, इसीलिए आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, ये तीनों फंड में पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट किया, इसीलिए एक साल की इनकी सबकी रिटर्न है -11 से 3% है। वेराज एसबीआई कॉन्ट्रा जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है और आपके पास भी है, शुक्र है, जिसने एक ही साल में उसी साल में 20% की रिटर्न दी है, और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड ने -11 दे दी है। तो मतलब 30% का अंतर है 2 स्कीम में आपके पोर्टफोलियो में ही।
सो इसीलिए पास परफॉर्मेंस के आधार पर ना चुने। ये 3 स्कीम्स आप एग्जिट करें। 6 स्कीम्स में बता देता हूं जिसमें आप ऐड कर सकते हैं और इनका जो निकाला हुआ पैसा इसमें डल सकता है। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC फोकस्ड इक्विटी, SBI कॉन्ट्रा जो है आपके पास, उसमें आप टॉपअप भी कर सकते हैं। क्वांट एक्टिव, SBI लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये 6 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती है फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट और द एग्जिटेड अमाउंट। चेतन, ओके, तो यहाँ पर जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें 3 फंड्स हैं जिसमें आप स्टिक कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा, कोटक टैक्स सेवर, SBI स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप और ICICI प्रू टेक, इन 3 फंड से आपको निकलना है। 6 फंड्स इन टोटल फिरोज जी ने आपको बताए हैं, जिसमें ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। आप इंक्रीज भी कर सकते हैं लोकेशन, प्लस ऐड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये 6 फंड्स नोट कर लेने चाहिए जो हैं आपके पास, उसमें कंटिन्यू करें, बाकी और शामिल आप कर सकते हैं, जिसमें HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस 30, SBI कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव फंड, SBI लार्ज मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी मौजूद है। तो ये है आपके लिए सजेशंस। एक सवाल अब लेंगे, हमें व्हाट्सएप के थ्रू शिवम शुक्ला ने भेजा है। इनकी फिलहाल 3600 रुपए की SIP है, 25 साल में 90 लाख का इनका टारगेट है। 1500 के एडिशनल SIP कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट 5000 की इनकी टोटल SIP हो जाएगी। 25 इयर्स का टाइम होराइजन। फिलहाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2000, कोटक फ्लेक्सी कैप में 800, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में भी 800। तो बताइए क्या सजेशंस फिरोज जी इनके लिए? देखिए, शिवम की जो टारगेट है वो काफी सिंपल है, क्योंकि बस इन्होंने वक्त अपने आप के लिए 25 साल का वक्त दिया है, तो 3600 में ही इनका काम हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का 25 साल में, अगर 14% की रिटर्न मानो। अब जाहिर सी बात है 14% की रिटर्न माने, कभी 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, बट 14 इज अ फेयर नंबर, स्पेशली 25 साल की टाइम फ्रेम्स में। तो अच्छी बात यह है आप अपने टारगेट्स को मॉडिफाई करें। अगर आप आज ही 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 5 सालों में, 10 सालों में काफी लाइफ अनफोल्ड होगी, काफी आपके पास सरप्लसेस बनेगी। जैसे आप प्रोफेशनली अपनी लैडर क्लाइम करेंगे तो उसको थोड़ा टारगेट को थोड़ा और एम्बिशियस बनाइए, क्योंकि महंगाई, ये 1 करोड़ की वैल्यू आज अगर आप देखें, आज 1 करोड़ बढ़ा लगेगा, 25 साल बाद इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए जैसी होगी। तो उसको मद्देनजर रख के आप अपनी टारगेट्स को वापस रिकैलिब्रेट करें। दैट्स द फर्स्ट सजेशन। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, कोटक फ्लेक्सी कैप अच्छी स्कीम है, हर्ष उपाध्याय फंड मैनेजर है, बड़ी स्कीम है। बट कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, पंकज टिब्रेवाल की स्कीम है, वो भी अच्छी स्कीम है, बट ये थोड़ी काफी बड़ी हो गई है स्कीम, बट इसमें से निकलने की आज गुंजाइश नहीं है। बट जो इंडेक्स फंड्स हैं, मैं इंडेक्स फंड्स नहीं चूज करता हूं, क्योंकि लास्ट 9.5 साल से एक मॉडल पोर्टफोलियो चला रहे हैं, उसमें निफ्टी को हमने 3.23% से बीट किया है पर एनम, जो कि बहुत बड़ी अल्फा होती है आफ्टर कॉस्ट। तो उसको ना पाना, इंडेक्स फंड में जाके ये बोल देना कि मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से इट्स नॉट द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। करंट इंडिया की जो सर्कमस्टांस है, अगले 10 साल आपको अल्फा आ सकता है, तो इंडेक्स फंड्स अगर आप बारीकी से एक्टिव फंड्स चुने, बारीकी से चुने, 380 हैं उसमें से, अगर ठीक से चुनाव हो सके, और दीपाली जी का शो देख के आप अगर चुनाव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है काफी गेस्ट आते हैं अनबायस्ड एडवाइस देने के लिए। तो बट 3 स्कीम्स मैं आपको बता देता हूं, SBI कॉन्ट्रा, HDFC स्मॉल कैप एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये 3 स्कीम्स एक्टिव स्कीम्स हैं। जाहिर सी बात है थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होती है, बट वैल्यू भी ज्यादा आने की उम्मीद है। ओके, चलिए, तो फिरोज जी ने आपको सजेशंस दिए हैं, नए फंड्स भी आपको बताए हैं कौन सा आप ऐड कर सकते हैं। कोई और क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली दोबारा अपना क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। फिरोज जी के फटाफट से उनके पिक्स पूछ लेते हैं। तो फिरोज जी, हालांकि काफ़ी सारे फंड्स का नाम आपने लिया शो के दौरान, बट फिर भी अगर कोई टॉप 4 फंड्स पिक करने हो पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से या एडिशन के हिसाब से, तो क्या फाइनल चॉइसेस हैं? ये चारों को चूज करना पड़ेगा। अगर आप एक ले रहे हैं तो इसमें से देन इट विल बी एन इनकम्प्लीट पोर्टफोलियो। कोई भी नया निवेशक, ये 4 स्कीम्स है, क्वांट एक्टिव, SBI कॉन्ट्रा, HDFC स्मॉल एंड मिड कैप एंड ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड फंड इक्विटी फंड, ये 4 स्कीम्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपए के SIP। तो इसमें थोड़ी डिवर्सिफिकेशन होगी, इसमें से एक चुनाव करेंगे तो थोड़े कठिन हो सकता है, बट आई थिंक 4 को भी अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो साल 2 साल 3 साल में एक्टिव निफ्टी के बीट करने की संभावना अच्छी खासी है, अगर 1/4 पैसा इन चारों में लगाया जाए। तो फिरोज जी की टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वांट एक्टिव फंड पहली प्रेफरेंस है, SBI कॉन्ट्रा, HDFC स्मॉल कैप, ICICI प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। लेकिन फिरोज जी ने जैसे कहा, कोई एक फंड पिक करेंगे तो इनकम्प्लीट रहेगा पोर्टफोलियो। चारों फंड्स के साथ एक मिला जुला कॉम्बिनेशन है और इनके साथ आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इन फंड्स को। चलिए, शुक्रिया फिरोज जी शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए सभी क्वेरीज पर, और साथ ही अपनी टॉपिक्स भी बताने के लिए। और इसी के साथ यौमिनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।